हाय गाइस, वेलकम टू 12th जनवरी का हिंदू का एनालिसिस। चैनल का नाम है एजुगिरी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको एनालिसिस कैसा लगता है एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। यस, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एनालिसिस। किसी ने टाइगर प्रोजेक्ट दोबारा समझाने को बोला था, तो फिर मैं टाइगर प्रोजेक्ट का दोबारा से थोड़ा इन्फॉर्मेशन लाऊंगी एंड फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? किसी का कमेंट था, तो ऐसे ही आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड। थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो इग्नोर कर देना। तो साउथ अफ्रीका जो है उसने अक्यूज किया है इसराइल को कि वो जेनोसाइड कर रहे हैं। अब जो टर्म जेनोसाइड है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जेनोसाइड जेनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ लिखिए साथ साथ मेरे, killing of a large number of people, killing of a large number of people from a particular nation, from a particular nation और ethnic। है ना? एक साथ ही बहुत सारे उनको कि ख़त्म ही करना है। इसराइल क्या कर रहा है? पैलेस्टीनियंस जो हैं गाज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, गाज़ा के अंदर मेनली उनको मार रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका क्या कह रहा है कि इसराइल जो है अक्यूज को इल्ज़ाम लगाया है इसराइल पे कि वो क्या कर रहे हैं? जेनोसाइड कर रहे हैं और उनको अर्जेंटली हॉल्ट करना चाहिए। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना चाहिए। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं बिकॉज साउथ अफ्रीका accused South Africa accused Israel for committing genocide against the Palestine। है ना? क्या इल्ज़ाम लगाया? साउथ अफ्रीका ने इल्ज़ाम लगाया इसराइल पे कि वो जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन। इसका कॉन्सेप्ट बता दूं एक बार या नहीं? छोड़ होगा मैं। जब मैं ये पेंसिल वाला शेड यूज़ करती हूँ ना, ये वाला, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ताकि तुम्हें भी अगर पेंसिल से बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमास ने अटैक किया इसराइल पे अक्टूबर 2020। ठीक है ना? अब टेररिस्ट अटैक हुआ, इसराइल ने डिक्लेयर कर दी हमास पे वॉर। हमास वाले जो हैं वो गाज़ा में रहते हैं और गाज़ा पैलेस्टीनियन एरिया है और पैलेस्टीनियंस रहते हैं वहाँ। तो अब वहाँ पे अटैक हो रहा है और पैलेस्टीनियंस बहुत सारे मारे गए हैं, इसलिए ये बोला जा रहा है। ठीक है जी। अभी साउथ अफ्रीका ने ये इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है ना? प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू वांट टू कंटिन्यू फाइटिंग, ही सेइंग आई विल कंटिन्यू फाइटिंग। ठीक है ना? तो क्योंकि उन्होंने अक्टूबर 7 में अटैक किया था इसराइल पे, 1200 वर किल्ड इन इसराइल। तो जो है ये है तो ये इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, आगे चलेंगे। 142 किलोमीटर ड्राइव अटल सेतु टू रिड्यूस मुंबई नवी मुंबई का जो रास्ता है। तो अब ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका सेतु का नाम जो है वो पता होना चाहिए। तो सेतु का नाम है अटल सेतु। यहाँ पे लिखेंगे अटल बिहारी, अरे क्या हो गया? अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी हवा सेवा अटल सेतु। ठीक है ना? तो ये सेतु का नाम है पूरा और ये कहाँ पर है? एक अटल बिहारी। ठीक है ना? तो इसके अंदर सबसे पहली चीज ये क्या करता है? कट शॉर्ट जर्नी बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई। है ना? मुंबई और नवी मुंबई महाराष्ट्र में। या 2 घंटे का जो रास्ता है वो 20 मिनट का रह जाएगा। 2 घंटे का जो रास्ता है, 2 आवर्स लॉन्ग जो है, 2 आवर लॉन्ग जर्नी जो है वो कितनी की रह जाएगी? 20 मिनट की रह जाएगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। टाउटेड एज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। ये क्या बोला जा रहा है? इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। है ना? 16.5 किलोमीटर लॉन्ग सी ब्रिज है ये। 0.5 किलोमीटर लॉन्ग सी ब्रिज।
है, तो बस ये 2 पॉइंट्स नोट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब ये देखो, एक वर्ली वाला भी है ना। हाँ, गई हूँ मैं मुंबई बहुत बार, ठीक है, तो वो वाला सी लिंक मुझे बहुत सही लगता है। युवा निधि स्कीम, देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे ये तो स्टेट की स्कीम है, ये याद करनी पड़ेगी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स तो याद करनी पड़ती ही हैं। जब स्टेट की कोई स्कीम भी न्यूज़ में आ जाती है तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे युवा निधि। कौन सी स्कीम? युवा निधि स्कीम। तो युवा निधि स्कीम में क्या है, तो यहाँ पर विल बी लॉन्च ऑफिशियली इन कर्नाटका, है ना, लॉन्च इन कर्नाटका। और इसमें क्या करा जाएगा, स्टेट में बता दिया, है ना, फिफ्थ एंड फाइनल गारंटी स्कीम ऑफ। अब यहाँ पर विल लॉन्च द स्कीम, द अलाउंस, इसमें अलाउंस मिलेगा, अलाउंस विल बी क्रेडिटेड, विल बी क्रेडिटेड बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। अब ये एलिजिबिलिटी कैसे बनती है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर an unemployment allowance for 2 years will be given to those who pass degree or diploma in 22-23 under the scheme. Unemployed graduates would get rupees 3,000 per month, while diploma holders will get rupees 1,500। तो ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको काट दो। ये कब किसको मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है यहाँ पे, कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली बट आप नौकरी के काबिल हैं, आपके पास डिग्री डिप्लोमा है बट आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फॉर 2 years विल बी गिवन टू दोज, विल बी गिवन टू दोज पास्ट डिग्री और डिप्लोमा, पास्ट डिग्री और डिप्लोमा इन 2022-23। अब जो अनएम्प्लॉयड डिग्री होल्डर है उसको ज़्यादा मिलेंगे, तुमने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी है तो 1,000 दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। और जिसका डिप्लोमा है, तुमने थोड़ी कम मेहनत करी है, तो ₹1,500 पर मंथ उसको दिए जाएंगे। ये 2 साल के लिए दिए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि युवा निधि स्कीम क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, आपकी फिर भी नौकरी नहीं लगी है, तो सरकार आपको पैसे देगी, ठीक है। अब इसके अंदर गूगल हैज़ evinced interest in working together with Telangana government. Google President Chandrasekhar Tota, who met Chief Minister Revanth Reddy on Thursday, said the company was excited to partner with the state in developing a digitalization agenda informing education and health. तो यहाँ पर गूगल और तेलंगाना जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम की कर पाएँ, तो जब कर लेंगे तब हम इसके नोट्स बनाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर इनमें कोई अग्रीमेंट वगैरह हो जाता है तो वो क्वेश्चन पक्का आता है। तो यहाँ पर ऑदर बात कर रहे हैं, हमें पता है बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस हुए, बांग्लादेश के पॉइंटर्स बोलेंगे फटाफट से, ठीक है। ये रिपीटेशन है, अब इसके अंदर मैं नोट्स नहीं लिखवा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। बांग्लादेश की सीएम पीएम कौन बनी है? बांग्लादेश की पीएम जो है वो शेख हसीना बनी है। ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करती है, जल्दी से बता दीजिए, कौन सी पार्टी को, विच पार्टी? कुछ और नहीं तो अपने नोट्स में पीछे जाके ही इन द चैट सेक्शन या कमेंट्स में बताइए, विच पार्टी। तो बांग्लादेश की पीएम और कौन सी पार्टी ने, बीएनपी ने बायकॉट किया, यहाँ की जो मेजर पार्टी थी उन्होंने इलेक्शन बायकॉट किया। क्यों? उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए थे, ठीक है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए थे। बहुत कम जनता ने वोट किया बट फिर भी बांग्लादेश की जो पीएम है वो शेख हसीना बन गई है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या कह रहा है, ऑर्डर कह रहे हैं कि देखो यार, ये अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा है बांग्लादेश में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं फॉर थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम ये पीएम बनी है, ठीक है, फोर्थ इन रो, फिफ्थ टाइम वैसे बनी है। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो ढंग से नहीं हो रहे हैं। बट इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं कि लोग जो हैं अपना लीडर चूज करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, मतलब कुछ भी चीटिंग उसमें नहीं होना चाहिए। बट फिर भी इंडिया यहाँ पे टर्म यूज करिए कि एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। फंक्शनल डेमोक्रेसी मतलब कि अगर कोई गलत भी कर रहा है बट हमारे देश के हित में है, हमारे देश के फायदे में है कि हम उससे बात करें, तो हमें करनी पड़ेगी, बिकॉज हम एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, अरे तुम्हारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, कि हमारी वैसे ही बहुत आस पड़ोस में बहुत कुछ चल रहा है। इंडिया का मॉलडीव भी हमारी साइड से अब निकल चुका है, तो हमें बनानी पड़ेगी। ये बात कर रहे हैं, ये इसमें से कुछ भी नोट करने वाले नहीं। अगर आपने नहीं नोट किया है तो प्लीज़ ये ज़रूर नोट कर लेना कि बांग्लादेश की जो
पीएम है वो कौन है, यहाँ ये नाम है, अपॉइंट हो चुके हैं ये शेख हसीना। उसके बाद आगे चलेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे। कल हमने महाराष्ट्र वाला जो इशू है बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा था, और मैंने आपसे पूछा था कि 10th शेड्यूल आप चाह रहे हैं कि मैं कवर करवाऊं तो मुझे बता देना, ठीक है। एक बार से दोबारा पढ़ेंगे ताकि अगर किसी को क्लैरिटी नहीं थी तो हो जाए। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर 2022 के अंदर बहुत ही एक अजीब सा किस्सा हुआ। 2023 में, नॉट 2022 में। अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि 2024 भी चालू हो गया। सच में पता ही नहीं चला इतने साल कहाँ चले गए। जब से मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट किया है तो मुझे मतलब साल दर साल का हिसाब किताब नहीं रहा है, बस ऐसा ही है, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। 2023 में क्या हुआ वहां पर, तो उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे, ठीक है, शिवसेना के जो लीडर हैं, ठीक है, और शिवसेना के लीडर, और वो सीएम थे, सीएम ऑफ महाराष्ट्र थे। बढ़िया सब कुछ चल रहा था। शिवसेना और एनसीपी ने कोलिएशन बनाकर अपनी सरकार चला रहे थे। अब शिवसेना में से एकनाथ शिंदे अलग हो गए। मतलब ऐसे अलग नहीं, एकनाथ शिंदे कहते कि मैं शिवसेना का लीडर हूँ, ठीक है, मेरे साथ ज्यादा शिवसेना के लोग हैं, और वो सीएम ऑफ महाराष्ट्र बन गए फिर। और इनके साथ बाहर से इनको सपोर्ट किसने किया, जैसे इधर एनसीपी सपोर्ट कर रही थी, उधर इनको बीजेपी ने सपोर्ट किया, है ना। तो अब करंट पीएम ऑफ महाराष्ट्र जो है वो एकनाथ शिंदे जी है। ये बात समझ में आ गई। फिर हमने बात करी थी डिफेक्शन की, ठीक है। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब होता है कि आपने शिवसेना से इलेक्शन लड़े, ठीक है ना, इलेक्शन लड़े, आप जीत गए। एबीसी ने शिवसेना से इलेक्शन लड़े, वो जीत भी गए, ही वन, ठीक है। एंड अब इलेक्शन जीतने के बाद आप कह रहे हो कि अब मैं बीजेपी में जाऊंगा, तो ये चेंजिंग ऑफ पार्टीज जो है इसको डिफेक्शन बोलते हैं। और अगर डिफेक्शन होती है इट कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आप ऐसे चुनने के बाद पार्टी चेंज करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ये नहीं है कि आप इलेक्शन दोबारा नहीं लड़ पाओगे, बट हाँ एक बार ही आपको सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। री इलेक्शन में कोई रोक नहीं है, बट हाँ आपको सीट खाली करनी पड़ेगी। यू विल नो मोर बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यही सेम पार्लियामेंट में भी होता है, ठीक है। डिफेक्शन नहीं कर सकते, बट कुछ केसेस में डिफेक्शन अलाउड है। अगर एक ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है एक पार्टी से दूसरी में जाए तो वो डिफेक्शन अलाउ करी जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। जो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, और वो इसीलिए बनाया गया था कि स्टेबिलिटी रहे। ये नहीं कि चुनने के बाद यही देखता रहे कि कौन किधर पार्टी में जा रहा है, तो इसलिए ये लॉ लेकर आया गया था। तो ये है। अब यहाँ पर कुछ अजीब सा किस्सा हुआ, और वो किस्सा क्या था कि शिवसेना, ठीक है ना, ये भी शिवसेना के, उद्धव ठाकरे भी, एकनाथ शिंदे भी शिवसेना के, और ये दोनों बोल रहे कि हम किसी और पार्टी, मतलब ये कहते कि एकनाथ शिंदे कहते मैं बीजेपी में जाऊंगा नहीं, मुझे तो बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, मैं तो शिवसेना का ही हूँ। अब दोनों में लड़ाई हो गई कि रियल शिवसेना वाला कौन है, या शिवसेना किसकी है, कौन चलाएगा, कौन है इसका जो सब कुछ करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिर जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर जो है वो डिसाइड करेंगे। राहुल नरवेकर जो स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली है उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि जो रियल शिवसेना है, ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन फाइल्ड बाय राइवल फैक्शंस ग्रुप्स ऑफ द फैक्शंस, मतलब ग्रुप्स, ठीक है, फैक्शन का मतलब ग्रुप्स होता है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ द शिवसेना डेमोन्स्ट्रेट व्हाई द एजुडिकेटरी फंक्शन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि एकनाथ शिंदे जो है वो वाला जो है वो सही है, और वो उनकी है शिवसेना इस टाइम पे, ठीक है ना। और उन्होंने ये बोला कि जो वो कहेंगे वही होगा। विप क्या होता है, बोला जाता है कि आपको ये इस बिल के अंदर ये वोट करना है, यस बोलना है, नो बोलना है, वो विप होती है और वो माननी पड़ती है, आपको अपनी पार्टी की सुननी पड़ेगी। तो जो शिवसेना की विप एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप कहेगा वो ही शिवसेना को माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है बात है पूरी की पूरी महाराष्ट्र की, ठीक है। अगर आप चाहते हो 10th शेड्यूल के नोट्स आपको बनाने हैं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज फाइनलाइज्ड अ रोटेशनल प्लान व्हिच विल इंश्योर दैट ऑल स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरी गेट अ चांस टू डिस्प्ले देयर टैब्लू। टैब्लू क्या होता है, वो झांकियां निकलती है रिपब्लिक डे पे, उस पे, ठीक है ना। तो किसने ये प्लान फाइनलाइज किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो लिखेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री हैज finalized a rotational plan which will ensure that all states and get a chance
display their tableau at Republic Day पैरेड, है ना। हर स्टेट को चांस मिलेगा, 3 साल के विद इन हर स्टेट को 3 इयर्स का चक्कर बनेगा जिसमें हर स्टेट को चांस दिया जाएगा। 3 ईयर साइकिल बनेगा, ठीक है ना। यू टू डिस्प्ले परेड विद इन 3 ईयर साइकिल, 3 इयर्स साइकिल, ठीक है। 3 इयर्स के अंदर अंदर दिया जाएगा। और ये कौन डिसाइड करेगा? डिफेंस मिनिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ये डिसाइड करेगी, ठीक है। अब इन्होंने ये रूल लेकर है, दिस इज अ वेलकम स्टेप दैट विल पोटेंशियली अवॉइड कंट्रोवर्सी द सिलेक्शन दिस ईयर W16 स्टेट्स और यूटीज वर सिलेक्टेड फॉर द पैरेड, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर लिख लेंगे दिस ईयर 2024 में 16 स्टेट्स यूटीज सिलेक्टेड। अब कंट्रोवर्सी कहाँ से हुई? वो जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो कहती कि हमें तो चूज नहीं किया। पंजाब के जो सीएम है वो कहते कि ये तो गलत कर रहे हैं, मतलब पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बीजेपी वाले कहते हैं हमारी भी बहुत सारी स्टेट्स नहीं सिलेक्ट हुई हैं, यूपी नहीं सिलेक्ट हुई और नहीं सिलेक्ट हुई, तो इसमें सिलेक्शन वाले जिसका अच्छा होगा वो सिलेक्ट होगा। तो ये कंट्रोवर्सी अब चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत पर्व बुलाया जा रहा है, रिपब्लिक डे को भारत पर्व फ्रॉम जैन। Those states that have not been selected for the parade this year were invited to showcase their tableau at Bharat Parv. अच्छा ये अलग है भारत पर्व। क्या those states whose tableau was not selected for Republic Day were invited to showcase their tableau at Bharat Parv from January 23 January 31 at रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट में भारत पर्व है, वहां पर वो कहते हैं आप अपनी ले आओ, वहां पर दिखा लो, ठीक है ना। अब डिफेंस मिनिस्ट्री इनका एक इलाबोरेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म होता है, ये लिख लेते हैं। ये यहाँ पर मतलब ये आपको याद रखना है कि ये जो टेबल्यू वगैरह के रूल्स वगैरह है ये डिफेंस मिनिस्ट्री बना रही है। ऑलरेडी हैज एन इलाबोरेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म। अब वो मैकेनिज्म भी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि बार बार न्यूज में आ रहा है ये। A committee of distinguished persons drawn from various fields, including Padma awardees, was set up this year to that screen proposals from states and organs. The Ministry of Culture had impaled 30 agency for design and fabrication. ठीक है ना। तो यहाँ पर committee of distinguished persons drawn from various fields, including Padma awardees, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर had impaneled 30 agencies for design and fabrication। अब देखो यार यहाँ पे समझने वाली बात है, टैबल्यू वही झांकियाँ जो निकलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है एक तो किसने डिफेंस मिनिस्ट्री, पीवाई क्यू है ये इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं यार पीवाई क्यू नहीं है इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज़ पीवाई क्यू नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, गलती से पीवाई क्यू निकल, ये इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस मिनिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। बाकी ये वाली चीज़ एक बार रीडिंग दे देना। और भारत पर जो है वो रेड फोर्ट पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गलती से पीवाई क्यू निकल। चलिए आगे चलेंगे। अब ये हम पढ़ चुके हैं दोबारा से कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है उसने बताया है कि 55% जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रिवेंशन के लिए दिए जा रहे हैं। ये नहीं कि मतलब इसलिए नहीं दी जा रही कि आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ इन्फेक्शन है तब दिए जा रहे हैं, बस प्रिवेंशन के लिए कि ये ना हो जाए इसलिए दी जा रही है। इससे क्या हो रहा है, माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR जो है
एंड वो डेवलप हो रही है, AMR नाम की डिजीज। इसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स असर करना बंद हो जाता है क्योंकि फालतू में इतने एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो ये किसकी कौन सी रिपोर्ट, ये सेंटर बता रहे हैं ये वाली चीज़। वैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ढंग से लिखा होना चाहिए। मैंने पहले लिखवा दिया था, इसलिए मैं इसको क्रॉस करवा रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे हम मॉलडीव्स वाला एजेंडा समझ लेते हैं आज दोबारा से। मॉलडीव्स इंडिया वाला, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर आज इन्होंने सबके सब नोट्स बनवाए हैं, तो इनको आज मैं दोबारा से करवा रही हूँ। पहले हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या स्टार्ट हुई, पहले ये बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोदी's tourism push for Lakshadweep triggered a social media spat escalating into a diplomatic clash between India and Maldives। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, ठीक है ना। तो हुआ ये कि लक्षद्वीप प्रेसिडेंट ऑफ PM ऑफ इंडिया विजिटेड लक्षद्वीप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया PM ऑफ इंडिया विजिटेड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप जो कि एक यूटी है, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूटी है, उसको विजिट किया। और लक्षद्वीप जो है बिल्कुल बिल्कुल मालदीव्स की तरह लगता है, ठीक है ना। टूरिज्म पुश हो गया लक्षद्वीप की तरफ, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, क्या डिप्लोमेटिक क्लैश लेड टू डिप्लोमेटिक क्लैश बिटवीन इंडिया एंड मॉलडीव्स, ठीक है। This disparaging remarks led to suspension of ministers, India expressed concerns, ये सब हुआ। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे जो अभी रिसेंटली बिल्कुल हुआ, तो PM ऑफ इंडिया जो है वो लक्षद्वीप विजिट करते हैं, कहते हैं कि बहुत ही सुंदर है, टूरिज्म डेवलप होना चाहिए, यहाँ पे लोग आने चाहिए। उन्होंने ये बोला, उन्होंने मालदीव से रिलेटेड कुछ नहीं बोला। सोशल मीडिया पे लोगों ने मालदीव्स के साथ उसको कंपेयर किया, और मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स थे, कुछ मिनिस्टर्स, 3 मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इंडिया के बारे में बकवास लिखनी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। और इंडियंस ने भी गुस्से में आके अपनी जो कैंसिलेशन थी, जिन्होंने ट्रैवल करना था वो कैंसिल करवा करवा के 50,000 का नुकसान हुआ, किसी को 1 लाख का हुआ। दे वर लाइक हमें तो जाना ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे अब जाना भी नहीं बनता है यार, मतलब अगर तुम्हारे कोई जा रहा है ना, तो मतलब उससे बाइकआउट कर दो कि भाई थोड़ा तो भारतीय होने का गर्व होना चाहिए यार, माना कि जो भी है। तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया पे बाइकॉट मालदीव स्टार्ट हो गया कैंपेन, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ। उसके बाद यहाँ पर अब हुआ क्या, इंडिया आउट कैंपेन क्या है, ठीक है। ये तो अभी रिसेंटली हुआ। तो इंडिया और मालदीव्स के क्या रिलेशन इसी बात पे बिगड़े हैं या पहले से ही बिगड़ रहे थे। तो इंडिया और इंडिया आउट कैंपेन, तो मालदीव्स के अंदर, मालदीव्स हैड इलेक्शंस इन 2023, प्रेसिडेंट मुइजू केम टू पावर, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, समझ। मालदीव्स के अंदर, ये मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ बट एक बार और से ही, मालदीव्स के अंदर दो कैंपेन्स हैं। एक तो इंडिया आउट कैंपेन है, ठीक है, और एक इंडिया फर्स्ट कैंपेन है, ठीक है? एक है इंडिया फर्स्ट कैंपेन। अब ये क्या है, देखिए, इंडिया फर्स्ट कैंपेन जो है, यहाँ पे 16 ही प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जो इससे पहले प्रेसिडेंट मुइज़ू से पहले 16 ही हुआ करते थे, और वो इंडिया फर्स्ट कैंपेन चलाते थे, जिसके अंदर हमारे सोल्जर्स जो थे वो वहाँ पर प्लेस थे। बिकॉज इनकी जो लोकेशन है वो बहुत सही है चाइना को हैंडल करने के लिए, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी में कुछ ना कुछ करता रहता है, तो इसलिए हमारी वहाँ पे सोल्जर्स बैठे हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा इनके साथ MOU हो रखा था, जिसके अंदर हम बहुत सारे कुछ सर्वेस कर रहे थे, और भी हम इनका एक पोर्ट बना रहे थे। तो ये हो रहा था कि इंडिया फर्स्ट, और ये चाइना को तब इग्नोर कर देते। फिर उसके बाद है इंडिया आउट कैंपेन। तो इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किसने करा था, अब्दुल्ला यामीन नाम का एक इनका प्रेसिडेंट हुआ, तो उसने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया, और अब्दुल्ला यामीन की पैरों पे ही मुइज़ू चले, और इसी कैंपेन को चला करके ये पावर में आए। इनका मेन एजेंडा यही था जब ये इलेक्शंस लड़ रहे थे, कि मैं इंडिया आउट कर दूंगा, मतलब जो इंडिया के साथ ये सारी चीज़ें हो रखी हैं ये मैं ख़त्म कर दूंगा, उनके सोल्जर्स निकाल दूंगा, MOUs जो हैं वो ख़त्म कर दूंगा। और चाइना के, और इन्होंने ये बोला, मुइज़ू ने वैसे बोला था मैं चाइना की तरफ नहीं झुकूंगा, बट चाइना की तरफ झुके हैं, ये चाइना इन्होंने विजिट किया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी। तो ये है इंडिया आउट कैंपेन, और ये है इंडिया फर्स्ट कैंपेन। अब इंडिया के लोगों को पता नहीं था कि यार ऐसा ऐसा कुछ हो भी रहा है, पता तो था, लोग वर नॉट अवेयर।
तो जैसे ही ये वाला कैंपेन हुआ, तो लोगों को पता चला कि अच्छा ये इंडिया आउट कैंपेन कर रहे थे, तो लोगों ने इस बात को भी उठा लिया कि चलो ठीक है, हम आउट ही हैं, हम आएंगे ही नहीं। तो ये हुआ। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, द Maldives इज की मैरीटाइम नेबर ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में की हमारा ये नेबर है। तो उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, Maldives लोकेशन holds significant strategic importance India. Okay, amid China's growing engagements in the region. ठीक है ना, तो चाइना जो है वो इंडियन ओशन रीजन में बहुत कुछ करता है, तो उसके लिए इनकी जो मालदीव्स की लोकेशन है वो बड़ी सही थी। बट अब हमें, ठीक है, उसके बाद ये अब्दुल्ला यामीन जब आए, तो ऑल द मालदीव्स इंडिया टाइज हैव बीन कॉर्डियल, मतलब बहुत बढ़िया रहे हैं। बट हमारा जो यहाँ से कम टाई हुआ था 2013 टू 2018 में भी हमारे कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं थे, क्योंकि अब्दुल्ला यामीन थे और वो चाइना की तरफ झुके हुए थे तब। जैसे कि अब म्यूजू झुके हुए हैं। सोली वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं आपके नोट्स बनवा देती हूँ। ठीक है, मालदीव्स एंड इंडिया, नहीं अब इसके अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं, टिल्ट टुवर्ड्स चाइना, टिल्ट टुवर्ड्स चाइना ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीएम अब्दुल्ला यामीन from 2013 20. During this period, China included Maldives as a part of Belt and Initiative. Bilateral ties improved when Ibrahim Mohim, और फिर उसके बाद bilateral ties improved when Ibrahim Mohammed Solehi of Maldivian Democratic Party MDP took over the reins from Yamin in 28. So Solehi came up with Solehi adopted India First foreign policy, establish closer relationship with India in the areas of defense, security and economics. ठीक है ना, तो ये हुआ, ये सारी चीज़ें यस आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर और क्या हुआ, इंडिया आउट कैंपेन से ये पावर में आ गया मुइजू अब 2023 के अंदर। तो ऑपोजिशन शार्पन्ड इट अटैक्स आफ्टर द गवर्नमेंट साइन द, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन 2021 the government signed the Uthuru Thila Palhu, that is UTF deal with India to jointly develop the National Defense Force Coast Guard Harbor, ये बनाने के लिए डील हुई।
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मेक। ठीक है, फिर जो मुइज़ू है वो पावर में आया, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और इन्होंने तुर्की पहली कंट्री विजिट करी मुइज़ू ने, जबकि ट्रेडिशन ये है कि मालदीवियन हेड्स जो है पहले न्यू दिल्ली मतलब इंडिया विजिट करते हैं, उसके बाद ये यूएई गए, फिर चाइना गए। इंडिया के साथ इनको रखने का कोई भी सीन नहीं है। इंडियन सोल्जर्स भी जो हैं वो वहाँ पर हैं, और उनको भी इन्होंने कह दिया कि प्लीज़ आप अपने सोल्जर्स जो हैं वो ले जाइए। ठीक है, और एक जो इन्होंने अग्रीमेंट रिवोक किया है वो है 2019 का एमओयू, दैट इज विद रिगार्ड टू हाइड्रोग्राफी। ठीक है, वो भी इन्होंने रिवोक कर दिया है, हाइड्रोग्राफिक जो है वो, ठीक है, वो भी इन्होंने रिवोक कर दिया। चलिए आगे चलेंगे। अग्निपथ स्कीम के बारे में बात हुई, आपको पता होना चाहिए जो बच्चे नए हैं स्पेशली कि अग्निपथ स्कीम क्या है। अग्निपथ स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन, यहाँ पे लिखेंगे अग्निपथ स्कीम। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन जून 2022। Scheme aimed at short-term ment of soldiers of soldiers, sailors, and airmen for 4 years। तो टेम्परेरी जॉब है आर्मी की। ठीक है, अग्निपथ स्कीम 2022 में लॉन्च करी गई। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। विल गिव केस मटेरियल टू गुप्ता आफ्टर ही अपीयर्स इन एन बाय कोर्ट। तो गुप्ता है कौन? तो यहाँ पे हम लिखेंगे निखिल गुप्ता। और निखिल गुप्ता ने क्या किया है? सबसे पहले निखिल गुप्ता, यूएस गवर्नमेंट हैज ऑब्जेक्टेड टू प्रोवाइडिंग डिफेंस मटेरियल्स टू इंडियन नेशनल डिटेन्ड इन क्रेच प्रिजन इन मर्डर फॉर हायर चार्जेस इन अ फॉइल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट। है ना? तो ये क्या है? इंडियन nationalist detained in a Kretch prison on murder or higher charges in a foiled assassination attempt on Khalistani separatist। तो बेसिकली इनको कहा गया कि इन्होंने मर्डर, पैसे दिए गए इनको कि आप मर्डर करें किसका, बट ये अटेम्प्ट फेल हो गया। असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। फॉइल्ड का मतलब होता है प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल, फॉइल्ड। ठीक है, प्रिवेंट समवन और समथिंग, प्रिवेंट समवन फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एस में डबल एस आएगा। ठीक है ना? अब ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, इनका नाम क्या था जिनको मारना चाह रहे थे? गुरपतवंत सिंह पन्नून। ठीक है ना? नहीं मार पाए, बट ही इज दिस गाय गुरपतवंत सिंह पन्नून इज अ यूएस सिटीजन। ठीक है, खालिस्तानी सेपरेटिज्म की बात करते हैं, पंजाब को अलग नेशन बनाना चाहते हैं, और कहा कि इनके मर्डर के लिए पैसे दिए गए थे निखिल गुप्ता को। ये असैसिनेशन मारने का जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। अब ये क्रेच रिपब्लिक में प्रिजन में है और एक्स्ट्राडिशन मांग रहा है यूएस वहां से। ठीक है ना? Mr. Gupta 52 was charged by federal prosecutors here with working with an Indian government employee in the foiled plot। वो कह रहे इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो था वो इसके अंदर इन्वॉल्व था। He was arrested। The US government, US, he was arrested। He was arrested in Prague। Sorry, I don't know the pronunciation। ठीक है, US government is seeking his extradition टू द यूएस। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन का मतलब मेरे यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया और दूसरी कंट्री में बैठा, और मैं कह रहा हूँ कि मेरी कंट्री में वापस आओ ताकि मैं इसका ट्रायल कर सकूँ, ताकि इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकूँ।
अब जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले हमारे पास आओ, न्यूयॉर्क वाले कहते हैं फिर हम डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, नहीं तो डॉक्यूमेंट हम नहीं दिखाएंगे। तो निखिल गुप्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद माइनॉरिटीज राइट टू ओपन इंस्टीट्यूशंस नॉट फॉर गेटोइजेशन, गिटोइज, ठीक है, पुट इन और रिस्ट्रिक्ट टू एन आइसोलेटेड। वो कह रहे हैं कि आइसोलेशन मतलब अलग रखना वाला काम नहीं होता। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला केस ही है, और इसके अंदर कहा, कल भी हमने पढ़ा था कि अगर मेजॉरिटी लोग जो हैं अपॉइंट करे गए हैं इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका माइनॉरिटी जो है वो खराब हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बाद में रिपीटेशन ही है, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम पहले पी वाई क्यू भी लिख लेंगे और प्लस इंपॉर्टेंट भी लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का आने ही वाला है, आता ही है हमेशा। दैट इज विद रिगार्ड टू स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड अंदर जो है गुजरात एंड इंदौर, सूरत इन मध्य प्रदेश, सॉरी सूरत इन गुजरात, सूरत इन गुजरात एंड इंदौर इन मध्य प्रदेश jointly declared the cleanest of India at annual Clean City Awards for 2023 of the Union Urban Affairs Ministry. The next best is नवी मुंबई। इसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट है ये लिख लेंगे, नेक्स्ट बेस्ट इज, सेकंड किस पे है? नवी मुंबई। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद the Swachh Sarvekshan awards were given away by, awards given away by Sarvekshan awards given by President। के इंदौर इज जज्ड, ये हम सारे फैक्ट्स लिखेंगे। इंदौर हैज बीन adjudged the cleanest city for 7th time in a row, ठीक है। स्टेट रैंकिंग्स में मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र केम फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकंड, मध्य प्रदेश सेकंड, ठीक है जी। उसके बाद द थीम, सिक्स्थ पॉइंट, थीम ऑफ क्लीनलीनेस सर्वे 2023 was waste, wealth, while for 2024 it is reduce, reuse, and again this is important, can be a question, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर दिस बिकेम पॉसिबल, तो उन्होंने, ये एक और पॉइंट है सॉरी लगा खत्म हो गए पॉइंट्स यहाँ पर। यहाँ पर शी ऑल्सो सस्टेनेबल क्लीनिंग ओनली, यहाँ पर यूनियन अफेयर्स मिनिस्टर, यूनियन अर्बन, यूनियंस नहीं, यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी every city in India is open defecation free, कि खुले में जाना हमने बंद कर दिया है, ठीक है।
दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सच टू बी बीइंग अ प्रोग्राम टू बिकमिंग अ जन आंदोलन पीपल मूवमेंट। क्या बस ये इतना ही, वो ऊपर वालों में से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। एक मॉस्क है मिडिवल एज का, है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस रेज्ड वॉइस फॉर लेट medieval एज सुनहरी मस्जिद इन न्यू दिल्ली फेसिंग डिमोलिशन, क्योंकि ट्रैफिक है ना, फॉर ट्रैफिक मूवमेंट इजीली हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये वाला जो मॉस्क है ये कहाँ पर है, कौन सी है, बस ये क्वेश्चन है। और क्यों रिमूव कर रहे हैं, ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए। यहाँ पर नाटो मेंबर्स तुर्की बल्गेरिया एंड रोमानिया साइंड अ पैक्ट ऑन डी माइनिंग द ब्लैक सी टू इंश्योर सेफ पैसेज आफ्टर रशियाज वॉर इन यूक्रेन। ये लिखेंगे नाटो मेंबर्स तुर्की बल्गेरिया एंड रोमानिया signed a pact on demining the Black Sea, ensure safe passage after Russia यूक्रेन। अब डी माइनिंग क्या होती है? डी माइनिंग का मतलब होता है, देखो माइंस जो होती है ना, माइंस बिछा दी गई। माइंस क्या होती हैं कि अगर कोई उसके साथ माइंस बिछा देते हैं कि कोई भी अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो ब्लास्ट हो जाती है। माइंस बिछाएगी, ब्लैक सी में रशिया ने बिछाई थी, यूक्रेन को अपने पोर्ट्स का सेस ना मिल सके तो डी माइनिंग करेंगे, मतलब ये माइंस हटाएंगे। कौन कौन? तुर्की बल्गेरिया और रोमानिया। ठीक है, अगर मैंने मोटा पेन यूज किया है तो मैंने बहुत अलग अलग सा मतलब। ठीक है, मॉलडीव्स और मॉलडीव्स जो हैं, तो मॉलडीव्स ये लिख लेते हैं, मॉलडीव्स joined participation. Two countries, the move is among many initiatives. The two announced, including Maldives participation, jointly Maldives participation in Maldives participation, the global security initiative. मालदीव तो ना एक बहुत ही गलत रिश्तेदार, जैसे एक रिश्तेदार के साथ टूट जाते दूसरे में चला जाता है, ये चाइना का इनिशिएटिव है। उसमें शेख हसीना 5th टर्म के लिए आ गई हैं बांग्लादेश में, ये हमने कर लिया। अब ये पढ़ेंगे यूके। गाइस इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि loggery.in पर ज़रूर विजिट करें। आज मैं अक्टूबर के करंट अफेयर्स लॉन्च कर दूंगी, अक्टूबर का जो कंपेडियम है वो लॉन्च कर दूंगी। ठीक है ना, अक्टूबर का करंट अफेयर्स कंपेडियम आ जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। नवंबर दिसंबर बहुत ही जल्द आ जाएगा और जनवरी का भी मैं बहुत जल्द आपको दे दूंगी। ठीक है ना, यहाँ पर आप 7 to 8 आवर्स का कंटेंट वॉच करेंगे और आपका फुल मंथ जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा बहुत आराम से। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, साथ में डिजी नोट भी मिल जाते हैं। तो अगर आपका बैकलॉग है, आपको रिविजन करनी है, तो यहाँ से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मई से लेकर के सितंबर के तो ऑलरेडी है ही है, अक्टूबर के आ जाएंगे, नवंबर दिसंबर जान भी आपका जनवरी 2024 भी आ जाएगा। उसके बाद आप हमारे डेली नोट्स ले सकते हैं, जो कि ये मैं बना रही हूँ, ये ₹100 में आपको मिल जाते हैं। डू सपोर्ट अस बाय बाइंग दीज नोट्स, ये बेसिक सपोर्ट है जो आप हमें दे सकते हैं फाइनेंशियली। ठीक है, एंड हमारे पास और क्या है भूल जाती हूँ, सॉरी। तो डेली नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, एमसीक्यूज जनवरी के मैंने जैसे पूछा था आप लोगों से कि अभी डाल दूं या एंड ऑफ मंथ के पूरा पूरा दूं या फिर थोड़े थोड़े डालती रहूं, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। जैसा भी चाहिए तो बता देना। ठीक है, एंड हमारे पास मॉक टेस्ट भी है। स्लैट का मॉक टेस्ट है हमारे पास, एमएससी 2 इयर्स 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है। ठीक है, और हमारे पास सीयूटी पीजी का भी मॉक टेस्ट है। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बट अभी हमारी न्यूज़ पड़ी है तो हम करेंगे। ठीक है चलो। तो यूके आईज इट्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन इन 70 years। तो यूके जो है, यूके गवर्नमेंट गवर्नमेंट अनाउंसेस
announces plans expand nuclear power। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये लार्जेस्ट एक्सपेंशन है, लार्जेस्ट, बिगेस्ट लिख लेते हैं जो टर्म ये यूज कर रहे हैं, बिगेस्ट एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर 70 years, in 70 years, फॉर 70 years, फॉर 70 years। ठीक है, तो इन्होंने क्या निकाला है, सिविल न्यूक्लियर रोड मैप includes exploration of exploration of construction of major new power station। है ना, कितने के, यूरो 300 मिलियन के, दैट इज डॉलर 382 बिलियन मिलियन के। ठीक है, taken together measures could taken together measures could quadruple के nuclear power by 2050 to 24, by 2040 50 to 24 gigawatts। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, द गवर्नमेंट इज इट कमिटेड टू नेट टू द 2050 नेट जीरो टारगेट। है ना, नेट जीरो टारगेट बाय 2050। का नेट जीरो कब है, 2050 तक है, न्यूक्लियर पे जा रहे हैं। ये वाली न्यूज़ भी हमने पढ़ी हुई है, दैट इज़ की मेडिसिन की क्वालिटी के लिए लॉ आ गया है, ये मैंने पढ़ा था, आप पढ़ाया था, नोट्स भी बनाए थे, तो आपको पता चल जाएगा कमेंट्स में कब नोट्स बनाए थे, प्लीज़ भी बता देना। Toggery.in आप विजिट कर सकते हो एंड वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आपको डेली नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कल 6 PM पे ज़रूर आना सबसे पहले तो, एंड ऑल्सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना, एंड या दैट्स इट, बाय।